नमस्कार दोस्तों, आज हम टेस्ट सीरीज की इस सीरीज में 2019 और 2020 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ। तो ये हमने ली है बुक दिशा पब्लिकेशन की, आप चाहे किसी की भी ले सकते हैं। क्वेश्चन उसी मतलब है, क्वेश्चन सभी में आते हैं। तो आज हम करेंगे 2019 से स्टार्ट। तो आपको अगर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं उंगली रख के बताता हूँ। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो आपको बताना है कि नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन। तो आपको अगर पता होगी कि उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। इसमें पहला है मानस नेशनल पार्क, नाम दफा नेशनल पार्क, न्योरा घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो इसमें जो शीतोष्ण वाला है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये वाला है, जो कि कहाँ पर है, गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में है। किस जिले में है, तो ये चमोली ज़िले में फूलों की घाटी वाला। और ये इस पर क्या है कि फूलों की घाटी में 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और फूलों की घाटी की एक और विशेषता क्या है कि ये यूनेस्को ने 1882 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया था। निम्नलिखित युग्मों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और नदी। तो आपको ये मतलब मैच करने हैं, सही सुमेलित हैं, कौन कौन से सही मिले हुए हैं। तो इसमें एक है पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। तो अगर हम पंढरपुर नगर की बात करें तो ये दक्षिणी महाराष्ट्र में और भीमा नदी पर है। ये घुमावदार होने के कारण इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। तो ये पहला हमारा सही है, इसकी मुझे पता थी क्योंकि मैंने पढ़ रखा था। एक तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली देखिए एक नाम लग रहा है दक्षिण भारत की तरफ का। तो ये बेसिकली कहाँ से, ये है तमिलनाडु से। और ये कहाँ पर है, ये कावेरी नदी पर है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें क्या है ना कि इसमें मंदिर पाए जाते हैं इसके पास, जैसे रंगनाथ स्वामी, जम्मूकेश्वरा, बरयू। तो ये सारे मंदिर हैं, इसलिए ये भी प्रसिद्ध है। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखे हैं तो आपको पक्का ही पता होगा, वरना हाँ अगर कहीं आपने पढ़ रखा है तो पता होगा। हम्पी, हम्पी किस नदी पे है, तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक फोटो शो आता है, हाथी सा रहता है, रथ सा रहता है, तो वो हम्पी वाला मंदिर जो है। तो ये बेसिकली कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के पास में ये मिडिल कर्नाटक यानी कि मध्य कर्नाटक के पास बीच में भी आता है। तो ये किस नदी पर है, ये यहाँ पर गलत है, ये है तुंगभद्रा नदी पर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये पहला सही है, दूसरा सही है, 1 और 2 यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। पूछा क्या है इसमें, उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में राज्यों में कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है। अच्छा जी, मतलब वन किस में ज़्यादा है, तो इसमें आरोही क्रम लगाना है। अगर आपने इकोनॉमिक हाँ 1 दिसंबर के मंथ में सर्वे आती है, जिसमें आप इंडियन एयर बुक भी पढ़ सकते हैं और दूसरी कोई और अदर बुक भी पढ़ सकते हैं, कहीं आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें सारे एरिया जाते हैं कहाँ पर वन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे आता है मध्य प्रदेश, और नंबर 3 पे आता है उड़ीसा, और नंबर 4 पे आता है छत्तीसगढ़। तो पहला महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पे मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका आंसर होगा आपका सी। आप देख सकते हैं मेरा गलत भी हो सकता है, बट ना मैं कंफर्म हूँ यही आंसर है। अलियार, ईशापुर और कंगासवती जैसे ज्ञात स्थानों को क्या समानता है। हाल ही में खोजे गए यूनेस्को निक्षेप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भूमिगत गुफा तंत्र, जल भंडार, ये किसके नाम है। तो ये मैंने आज ही नोट्स में पढ़े हैं। तो ये अलियार, ईशापुर और कंसावती ये जल भंडार है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छोटी वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, आप कहें तो फिर मैं बाद में बताता हूँ। इसमें भारत में गौण खनिज के प्रबंधन में
प्रबंधन के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस देश में विद्यमान विभिन्न विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। ये हमें चलो मेरे को नहीं पता, इसे छोड़ देता हूँ अभी। तो अभी चलो, गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने की संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूर्णतः राज्य सरकार के अंडर आता है। इसका मुझे पता है, इसलिए दो करेक्ट गलत हो जाएगा, एक और दो दोनों गलत हो गए। गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो राज्य सरकार के अंडर में आता है तो राज्य सरकार के पास होगी। तो 3 करेक्ट आंसर है। तो इसका मैंने लिख लिया था, तो इसका 27वें का 227वें का आंसर आपका 1 और 2 दोनों ही ए सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट उपर्युक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज या मेजर मिनरल्स हैं? तो हैं 1 और 2, 4, 1 और 3, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर आपका है बेनोनाइट नहीं है, तो बेनोनाइट को हटा देंगे तो इसका आंसर है डी। डी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। तो इसे कौन इसकी सर्वे करता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड उत्सर्जित करता है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा होती है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? सही पूछा है। तो पहला है केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 और 3। तो इसका आंसर होगा आपका तीनों, क्योंकि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। तो ये सही है, मेरे को पता है सीसा और पारद उसमें होते हैं, तो इसलिए मैंने ये सही कर दिया। और आर्सेनिक होता है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के उत्सर्जित करते हैं। हाँ करते हैं, ये भी सही है। भारतीय कोयले की राख की अधिक मात्रा होती है, ये भी सही है, क्योंकि हमारे यहाँ लो क्वालिटी का कोयला पाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं पाया जाता है। कोयले की कितनी क्वालिटी होती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और हमारे जो इंडियन कोयला होता है उसमें 25 से 45% राख निकलती है, जबकि अगर जब हम आयात करते हैं ना, बाहर से आयात करते हैं, तो उसमें केवल 10 से 20% ही राख प्राप्त होती है। तो इसलिए वो अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किन अपक्षयन से होती है? अच्छा, काली मृदा, काली कपास मृदा यानी काली मृदा को कहते हैं, अपक्षयन से होती है। भूमि वन मृदा, बिदारी। अच्छा, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? या तो आपको पता ही होगा, ज्वालामुखी के उससे होती है ये, तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। एरिया कितना है इसका? तो इस काली मिट्टी का एरिया मैं यहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में काली मृदा फैली हुई है। और इसका एरिया कौन सा है आपको बताना है मेरे को। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 में से 3 नदियों में से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? अच्छा, इसमें पूछा है आपको, अगर 11th क्लास की NCERT में आप देखोगे नदी वाले चैप्टर में, तो आपको सारी नदियाँ मिली हुई दिखेंगी। तो उसमें जो सीधी नदी मिलती है, बिल्कुल जाके किसी में नहीं मिलकर सीधी मिलती है, वो है आपकी सतलज नदी। और ये सतलज नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है आप कहें तो मैं बता सकता हूँ, बट मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरवौल और खाटू किसके नाम है? फिर देखो, नाम वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि किसके नाम है। अगर आपने नाम पढ़ रखे हैं तो आपको पक्का पता ही होगा कि किसके नाम है। तो ये क्या है? अगर आपको इसमें से एक का भी नाम पता है तो इसमें डिडवाना का पता है। डिडवाना राजस्थान में नागौर में एक खारे पानी की झील है, तो मेरे को पता है झील है, तो एक खारे पानी की लवड़िया झील है। अब इसकी वजह से मेरे को ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अगर आपको झीलों के नाम मतलब याद रखने हैं, कैसी झील कहाँ है। और कुछ नाम भी, ये भी नागौर जिले में ही महाद्वीपीय खारा पानी झील है। ऐसे ही झीलों के नाम में निम्नलिखित नदी पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा, वंशधारा उपर्युक्त में से कौन सी पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो आपको नदियों के उद्गम क्षेत्र भी पता होने चाहिए। तो इसमें से आपकी जो नदी हैं ये नागावली और वंशधारा,
ये पूर्वी घाट से निकलती हैं, और ये 2 ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा ये नहीं निकलती हैं। तो इसलिए आपका करंट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी, 2 और 4। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।